तो दर्शकों नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक सलाह मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों से बिना पूछे कुछ करना, क्योंकि आप लोगों के ही सामने आना है तो गलत होगा। जितने लोग मुझे शुरू से देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने इस चैनल की शुरुआत एकदम क्राइम तक जैसे की। सम साहब को देखा, सुना, सीखा, फिर धीरे धीरे अगर आप पुरानी वीडियो को देखें तो कितनी कमियां, कितनी गलतियां। उसके बाद आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, आज यहाँ तक पहुँचा। सारी चीज़ें अब सही हैं आप सबके आशीर्वाद से। तो सलाह ये मांग रहा हूँ कि क्या मुझे अब क्राइम तक की तरह दिन भर में 5 वीडियो 6 वीडियो, मतलब एक तो मेन क्राइम स्टोरी रहे, बाकी कोई बड़ी घटना हुई तो वीडियो के साथ डेली 2-4 वीडियो लाया जाए। हालांकि मेरे पास इस चैनल पे काम करने के लिए और कोई है नहीं, और मैं किसी और को रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक बार जब परिवार बनता है फिर टूटता है तो बुरा लगता है। जैसे आप लल्लन टॉप देख लें, सौरभ द्विवेदी साहब बेचारे इतने सालों से लल्लन टॉप में जुड़े, उन्हीं की वजह से हम लल्लन टॉप को जानते हैं, और फाइनली अब उन्होंने लल्लन टॉप को अलविदा कह दिया। तो ये सब चीज़ें अपने चैनल पे मैं नहीं चाहता, इस वजह से खुद ही प्रयास करूँगा कि 2 वीडियो 3 वीडियो छोटी छोटी क्लिप 8 मिनट 10 मिनट जैसी जो घटना हो आपके सामने लाऊं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो आप हाँ बोलें तो करूँ आज से, नहीं बोलेंगे तो जो जैसा चल रहा है फिर वैसा ही चलेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। तब तक आज की कहानी की तरफ चलते हैं। और आज की कहानी कोई नई नहीं है, ये कहानी काफ़ी पुरानी है। इसको आपने सुना भी होगा, मैंने भी सुना है, क्राइम तक पे भी सुना है। लेकिन इसको सुनाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस कहानी में एक अधूरा इंसाफ छुपा है। एक इंसाफ जिसके लिए आज हजारों लोग सड़कों पे हैं, एक इंसाफ जिसको पाने के लिए आज हजारों लोग धरना दे रहे हैं, एक इंसाफ जिसके लिए माता पिता भटक रहे हैं। लेकिन इंसाफ शायद शासन, सत्ता और सिस्टम और जो इस समय मौजूदा पार्टी है उसकी भेंट चढ़ चुका है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप पूरी कहानी सुनिए। बात कोरोना की है। जिस समय कोरोना आया उस समय पूरी दुनिया ही ठप। जो लोग बहुत पढ़े लिखे थे, जो लोग अच्छे शहरों में वेल सेटल थे, उनको भी वापस भाग के अपने गांव की तरफ आना पड़ा, और जो गांव में ही थे उनके लिए तो फिर कोई मौका ही नहीं था। और उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसको देवभूमि कहा जाता है। अब देवभूमि अपने आप में कई रहस्य संजोए हुए हैं। आज भी वहाँ कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं, और उसमें किसी की गलती भी नहीं, क्योंकि वहाँ का पूरा माहौल ही वैसा है कि आप कितनी भी सुविधाएं दे दें। लेट सपोज आप वहाँ पे बिजली के खंभे लगाते हैं, अगली बरसात में लैंडस्लाइड होता है तो सारे खंभे, सारी चीज़ें डिस्टर्ब। फिर आपको जीरो से काम करना होगा, 4-6 महीने का काम आप फिर करेंगे, फिर 6 महीने बाद एक बरसात हो, उसमें मिट्टी खिसकी, फिर सब तबाह। इस वजह से कई जगहों पर नहीं पहुँची चीज़ें। अब वहाँ के लोगों के लिए पैसे कमाने का एक ही साधन है कि पढ़ लिख लें, पढ़ने लिखने के बाद किसी ठीक ठाक जगह सेटल हो जाए। और ऐसी एक लड़की थी जिसका नाम था अंकिता भंडारी। बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक, माँ बाप ने गरीबी में ही सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया। बिटिया का मन था कि वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके किसी अच्छे होटल में जॉब पा जाएगी, इंडोर जॉब रहेगी, कहीं तो उधर फुदकना नहीं है, दौड़ना नहीं है, और जीवन स्मूथ चलेगा। इसी सोच के साथ उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद अब चूंकि कोरोना आ गया तो कहीं नौकरी मिली नहीं। लेकिन जब कोरोना गया तो फिर धीरे धीरे गाड़ियां जब पटरी पे आई तो फिर उसने देखा कि एक होटल है, वंतरा रिजॉर्ट, और जंगलों में बना ही है। चूँकि आमतौर पे जब उत्तराखंड लोग घूमने जाते हैं तो ट्रैकिंग करते हैं, जंगलों में घूमते हैं, कैंप लगाते हैं, और जिनको ड्रिंक व्रिंक करना हो तो फिर ऐसी शांत और ऐसी जगहों को चुनते हैं जहाँ उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इस वजह से होटल जंगल के बीच में बना हुआ वंतरा रिजॉर्ट, और इसी होटल में इस लड़की ने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये लड़की वहीं पे जॉब करने के लिए जाने लगी। शुरुआत में इसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक भी चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब चूंकि गांव से उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर थी, और पहाड़ों पे 150 किलोमीटर का मतलब आप जान लें कि बहुत होता है, क्योंकि गाड़ियाँ एक मिनिमम रफ्तार से चलती हैं, जिगजैग सड़कें होती हैं, और सड़कें भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 फुट 14 फुट चौड़ी, और उसमें कभी कभार तो 2-2 गाड़ियों को आमने सामने होना पड़ता है। तो ऐसे हाल में 4-4 इंच की ही जगह मिलती है खाई में गिरने से बचने के लिए, तो लोग बड़े किफ़ायती तरीके से चलते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं हैं, दिन में 1 गाड़ी 2 गाड़ी आती है, अगर टाइम से उसको आप पकड़ लिए तो पकड़ लिए, नहीं तो फिर नहीं।
अब अंकिता की जॉब लग गई, अंकिता जॉब कर रही है, लेकिन आने जाने में इसे बड़ी दिक्कत होने लगी। तो उसने अपने बॉस से बात की और बॉस से बात करने के बाद बताया अपना पूरा प्रॉब्लम कि सर ऐसी ऐसी बात है और फिर बचेगा क्या। बॉस को भी लगा कि ठीक है, कम से कम यहाँ रहेगी तो टाइम से डेली ड्यूटी ज्वाइन कर लेगी। लिहाजा बॉस ने भी एक कमरा उसको दे दिया और कहा कि ठीक है, इसमें तुम रहो और सुबह नहा धो के अपना रिसेप्शन पे बैठ जाना और यहीं खावा भी लेना। इसके बाद वहीं पे रहने लगी। घर वाले खुश कि चलो कुछ पैसे आएंगे। 18 अगस्त को इसने नौकरी ज्वाइन की थी और 18 सितंबर आ गया। माँ बाप से ये बात करती डेली। 18 सितंबर को अचानक से इसका फ़ोन जाना बंद हो गया। अब फ़ोन जाना बंद हुआ, पिता परेशान। फिर उन्हें लगा कि भाई पहाड़ों का मामला, क्या पता सिग्नल उगनल चला गया हो, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं था। 18 तारीख बीत गई, पिता इधर परेशान है और कुछ फ़ोन लग नहीं रहा। 19 तारीख आई। 19 तारीख को होटल के जो मालिक थे पुलकित आर्य और ये बीजेपी के एक नेता जिनका नाम विनोद आर्य, उनके लड़के हैं। पुलकित आर्य का फ़ोन जाता है। फ़ोन करके पुलकित आर्य पिता को बताते हैं कि साहब ऐसा है, आपकी बेटी मिली नहीं कल से। अब 19 साल की जवान बेटी के बारे में जब ये बात पिता सुनता है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पिता कहता है कि फिर आपने ढूंढा? पुलकित आर्य बताता है कि हाँ, हमने ढूंढा भी और FIR भी कर दी है। अभी बात जब पिता सुनता है तो बदहवास, करे क्या। उसके बाद पिता परेशान होने के बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी अरेंज करता है, भाग के इधर आ जाता है श्रीकोट। और आने के बाद फिर पुलकित आर्य के साथ थाने जाता है और जाने के बाद पूरी बात बता के कंप्लेन दर्ज करवाता है। और पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं, लेकिन गरीब घर का मामला, लड़की का चक्कर, उन्हें लगा छोड़ो यार, क्या परेशान होना, वैसे भी गरीबों के लिए कौन ही परेशान होता है। मामले को यूँ छोड़ दिया। तमाम चीज़ें आई गई हो गई। पिता बेचारा परेशान, बार बार चक्कर लगा रहा, लेकिन करे क्या। इसी बीच जो पिता था उसके पास अंकिता के एक दोस्त का फ़ोन आता है। फ़ोन करके दोस्त बताता है कि बाबूजी ऐसा है, मैंने अंकिता को कई बार फ़ोन किया, उसका फ़ोन लगा नहीं, क्या आपके पास कोई जानकारी है? अभी बात जब ये सवाल पिता सुनता है तो सुनने के बाद वो रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि अंकिता 2 दिन से मिली ही नहीं है। अब ये बात जब अंकित सुनता है तो सुनने के बाद चौंकता है और कहता है कि बाबूजी डाउट तो मुझे भी था, चूँकि 18 तारीख को जब मेरी बात हुई थी तब वो बड़ी परेशान थी और बहुत कुछ उसने मैसेज से कहा भी था। इसके बाद सारे मैसेज के स्क्रीनशॉट पिता को वो भेज देता है। उस मैसेज में जो कुछ लिखा था उसका अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो कंक्लूज़न यही था कि होटल के जो स्टाफ थे इस लड़की को गलत काम करने के लिए धकेल रहे थे, यानी जिस्म फरोशी के धंधे में। और लड़की इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी थी। और इसी बात पे लेके मालिक से झगड़ा हुआ था। अब ये तमाम चीज़ें तो मालिक ने बताई नहीं, तो पिता को डाउट हुआ। डाउट होने के बाद पिता पहुंचा थाने और पहुंचने के बाद उसने कंप्लेन दर्ज करवाई कि पुलकित आर्य और बाकी स्टाफ के ऊपर मुझे डाउट है, लेकिन क्या मजाल कि एक नेता के बेटे के ऊपर FIR दर्ज हो जाए। उल्टे नेता साहब थाने पहुंच गए, पिता को मार गरिया के भगा दिया। इधर फिर कुछ मीडिया के कैमरे भी पहुंच गए। मीडिया के सामने पिता ने अपनी बात रख दी, मामला हाईलाइट हो गया। जब हाईलाइट हुआ तो शासन सत्ता का हाथ पांव फूला। हाथ पांव फूलने के बाद इधर पिता पहुंच गया DM साहब के पास और इधर मीडिया वाले पहुंच गए। अब DM साहब के पास जब पिता पहुंचता है, पहुंचने के बाद इधर मीडिया वाले पहुंचते हैं, तब DM साहब ने आदेश दिया कि भाई जांच पड़ताल करो। तो फाइनली फिर इतनी जद्दोजहद के बाद तो कंप्लेन दर्ज होती है। कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलकित आर्य से पूछताछ और बाकी जो स्टाफ के लोग थे उनसे। शुरुआती पूछताछ में पुलकित आर्य ने कुछ बताया नहीं, लेकिन जब तरबियत से पूछताछ हुई
तब पुलकित आर्य ने बताया कि हमारा झगड़ा हुआ था और हमने झगड़े में फिर ये हुआ कि चलो झगड़ा नहीं करते हैं। हमने 2 स्कूटी बुक की और कहा कि चलो आज घूम लेते हैं, क्योंकि स्टॉप के बीच झगड़ा हुआ है तो आज मूड फ्रेश करने के लिए घूमना जरूरी है। इसके बाद अंकिता और एक लड़का, पुलकित आर्य, एक लड़का और, ये तीनों स्कूटी से निकलते हैं चारों। निकलने के बाद एक जगह है चिल्ला बैराज, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, रात में कैंप लगाते हैं और वहीं पे लोग दारू वारू पीते हैं और दारू पीने के बाद फिर अंकिता भंडारी से पुनः झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद वहीं पे उसको उस चिल्ला बैराज में धक्का दे देते हैं। एक झरना था। अब ये पूरी कहानी पुलकित आर्य जब सुनाता है, पुलिस वाले फौरन जाते हैं और जाने के बाद जब उस पूरे चिल्ला बैराज की तलाशी लेते हैं तो किस्मत से डेड बॉडी एक पत्थर में फंसी थी और वहां से बॉडी मिल जाती है। अब जैसे ही बॉडी मिली, इधर बीजेपी के एक नेता का हाथ निकल के सामने आया, मामला हाईलाइटेड हुआ, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद परिवार वालों के हवाले किया गया। साथ ही जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया गया। मामला कोर्ट पहुंचा। जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट पहुंचने के बाद इस मामले में सुनवाई हुई और अभी 4-6 दिन पहले इस मामले में फैसला आया और फैसले में यह कहा गया कि चूंकि पुलकित आर्य और इन तमाम लोगों ने उस लड़की को मारा और मार के फेंक दिया, इस वजह से इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब यह सजा सुना दी गई, यानी पुलकित आर्य उम्र कैद, साथ ही एक अंकित नाम का लड़का था, अंकित गुप्ता, उसको उम्र कैद, और एक लड़का और था उसको भी, सौरभ, उसको भी उम्र कैद। अब इन तीनों लड़कों को उम्र कैद जब मिल गई, इसके बाद से उत्तराखंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब तीनों लड़कों को सजा मिल गई, उम्र कैद की सजा मिली, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि साल 2022 की ये पूरी घटना है। 26 आते आते इंसाफ भी हो गया। तो लॉजिकली देखा जाए हमारे देश की जुडिशरी के हिसाब से तो बड़ा जल्दी हो गया, तो फिर इतना बवाल क्यों? तो इस बवाल के पीछे की पूरी कहानी अब आपको बताता हूं। दरअसल इसमें कई चीजें और निकल के सामने आई। जैसे पिता को डाउट था कि उनकी लड़की के साथ रेप हुआ है और इसको लेके उन्होंने डिमांड की कि इस मामले की ठीक से जांच की जाए। लेकिन गजब का खेल देखिए कि जिस दिन ये पूरी घटना हुई और जिस दिन कंप्लेन हुआ, उसी के अगले दिन बुलडोजर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस पूरे रिजॉर्ट को गिरा देते हैं। अब शुरुआत में जब ये रिजॉर्ट गिराया गया तो गिराने के बाद ये लोगों ने सोचा कि देखो कितनी तेज कार्रवाई हुई, डीएम साहब ने बुलडोजर लगवा के रिजॉर्ट को ही गिरा दिया। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि डीएम साहब को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, यानी जबरदस्ती किसी ने इस पूरे रिजॉर्ट को गिरा के जितने भी क्राइम सीन थे उनको खत्म कर दिया। साथ ही जो पोस्टमार्टम हुआ था उस पर भी सवाल उठे, क्योंकि पिता का दावा है कि उनकी लड़की के साथ गलत काम हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया नहीं। तीसरी बड़ी बात, बार बार ये कहा जाना कि झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा क्यों हुआ था इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है कि भाई झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ। चौथी बात, पिता का मानना है कि इसमें एक वीआईपी का नाम है जिसको अंकिता भंडारी को सप्लाई करना था, और वो वीआईपी कोई और नहीं, बीजेपी के ही कई कद्दावर नेता हैं और इनमें से एक का नाम तो निकल के भी सामने आ गया है। लेकिन नाम बताऊं उससे पहले ये वीआईपी की कहानी कहां से आई वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल पिता का दावा है कि अंकिता परेशान थी, क्योंकि उसको कहा जा रहा था कि जिस पड़ोसी का धंधा करना है, और जाहिर सी बात है जिस पड़ोसी के धंधे में तो भाई एक सामने वाली पार्टी भी होगी जिसको अंकिता को सौंपना था। लेकिन अंकिता तो अपने आप को मना करती है, कहती है कि नहीं मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। तो फिर किसको सप्लाई करना था? और फिर कॉल वॉल की जब बात की गई और तमाम जो सर्कमटेंशियल चीजें हैं उसमें से जब चीजों को फिल्टर आउट किया गया, तो पिता ने जो आरोप लगाया है कि इस मामले में जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार, उनकी भी संलिप्तता है। पिता की डिमांड है कि अंकिता भंडारी केस में पुलिस ने जो जांच पड़ताल की वो बिल्कुल गलत की और कायदे से यहां पे सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा, 3 को सजा मिलने से कुछ नहीं होता, इन तीनों की कायदे से कॉल डिटेल खंगाली जाए। साथ ही एक विधायक का नाम लिया, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं इस वजह से किसी का नाम नहीं कोट कर रहा, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। साथ ही दुष्यंत कुमार की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली जाए।
क्योंकि पिता का मानना है कि इन तमाम लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ गलत काम किया और गलत काम करने के बाद फिर ये 3 लोग, पुलकित और सौरभ और अंकित, ये तीनों मिलके जाके मार देते हैं। तो कायदे से ये तीनों तो मोहरे थे, लेकिन इस पूरी घटना के तार कहीं और ही जुड़ते हैं। बहरहाल इसको लेके पूरे उत्तराखंड में भयानक तरीके से प्रोटेस्ट है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर आप यूट्यूब पे, गूगल पे वीडियो देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। पिता का रो रो के बुरा हाल है, चूँकि शायद उसको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उसको उम्मीदें थी कि कम से कम जितने लोग हैं उनका नाम आ जाए और जितने लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी पहचान उजागर हो जाए, समाज की नज़रों में वो गिरें। क्योंकि आप सोच के देखिए, गरीब परिवार जो अपनी 19 साल की बेटी को कहीं जॉब करने के लिए भेजता है इस उम्मीद में कि शायद चीज़ें बेहतर होंगी, शायद उनकी बिटिया का 4 पैसे कमाएगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। एकमात्र सहारा थी वो लड़की। उससे उम्मीद की गई कि यहाँ पे वो पैसे की लालच में अपने जिस्म को बेचेगी। संस्कारी थी, उसने मना कर दिया, तो फिर उसको मार के फेंक दिया गया। आज पूरे उत्तराखंड में इसको लेके प्रोटेस्ट है। हजारों की तादाद में लोग बैनर, पुतले लेके दौड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पिता ने जो डिमांड की, उस डिमांड के हिसाब से उसको वो चीज़ें मिलती हैं, मामला जाता भी है सीबीआई में या फिर रफा दफा कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें एक लूप होल ये है कि लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आमतौर पे ऐसा होता है कि हाई कोर्ट ऐसी सज़ाओं को खारिज कर देता है, फिर 7 साल हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद, चूँकि हमारे संविधान का नियम है कि जमानत हर कैदी का अधिकार है, तो उसको जमानत भी मिल जाएगी, पेरोल पे भी बाहर आ सकता है, चूँकि बहुत बड़ी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का बेटा है। तो ऐसे हाल में इंसाफ हुआ कहाँ? बस यही सवाल आज हर उत्तराखंड के निवासी के जहन में है। और एक चीज़ और कि आज अगर अंकिता भंडारी है तो कल को किसी और की भी बेटी हो सकती है, परसों किसी और की, और हो सकता है उस मामले को अगर इतना तवज्जो, इतना लाइमलाइट ना दिया जाए तो फिर इंसाफ होगा या नहीं होगा, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आप प्लीज़ दीजिएगा, चूँकि एक नई शुरुआत आज से, कल से करनी है। अब कैसे होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, चूँकि दिन में फिर 6-7 वीडियो करने हैं, लेकिन अब करना है तो करना है, यही काम है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।